अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मनिंदर जी। मैं आपके शो में कम आ पाता हूँ, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ आपसे कि आपके शो पे हमेशा आना मेरे लिए सम्मान की नहीं, बहुत खुशी की भी बात होती है। थैंक्स अ लॉट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर हियर ऑन माय शो एंड अगेन वार्म वेलकम। रवनीत बिट्टू का जो बयान है राहुल गांधी को लेकर के, उस पे उन्होंने ये कहा ना नंबर 1 आतंकवादी हैं। अब इस पर लेटरबाजी शुरू हो गई है। पहले खड़गे जी का लेटर जाता है, अब नड्डा जी ने उसका जवाब दिया है। तो मैं इस पे कंप्लीट टिप्पणी चाहूँगी आपसे। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मनिंदर जी, आतंकवादी से क्या तात्पर्य है? आतंकवादी के मायने क्या होते हैं? जिस तरीके से देखिए, पन्नू ने इनके बातों नहीं को नहीं 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 ग्लोरीफाई नहीं किया नहीं है। नहीं 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 नहीं। पन्नू और राहुल गांधी भूल जाइए। आतंकवादी से क्या तात्पर्य है? आतंकवादी से हम मतलब क्या समझते हैं? उस शब्द के मायने शाब्दिक क्या है? शाब्दिक जो अर्थ है वो यही है कि जो आतंक फैलाए, हाँ, डराए। जो डराए, जो आतंक फैलाए, और जो डराने और आतंक फैलाने के लिए हिंसा का प्रयोग करे। जी। ठीक है। एंड मैं क्लियर कर दूं कि जो मैंने पन्नू का नाम लिया था, पन्नू यही कर रहा है भारत में। देख, पन्नू छोड़िए। जो शख्स ये कह रहा है आतंक का क्या काम है कि साहब पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, वो आतंक है। और जो शख्स कह रहा है पूरे देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, बस जलना बाकी है, वो क्या है? वो क्या है मनिंदर जी? वो पूरे देश में पेट्रोल छिड़कने की बात कर रहा है। नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियन से लड़ा रहा है, पिछड़ों को अगड़ों से लड़ा रहा है, कश्मीर में जाके कश्मीर वालों को पूरे देश के बारे में भड़का रहा है। फौजी जवानों के पास बैठता है तो कहता है फौजी अफसर तुम्हारा शोषण करते हैं। इससे बड़ा देशद्रोह संभव नहीं है कि आप फौज में बगावत की कोशिश करें। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में सिर्फ एक बयान दिया था कि पुलिस को इंदिरा गांधी के इलीगल ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने चाहिए, और इंदिरा जी ने कहा कि आप पुलिस को भड़का रहे हैं, देशद्रोह, इमरजेंसी लगा दी, सिर्फ एक बयान पे। अब आप तो फौज में घूम के कह रहे हैं, आप फौजियों के पीछे बैठते हैं और आप कहते हैं आपको मालूम है फौजी अफसर आपका शोषण कर रहे हैं। आप जवानों को अफसरों के खिलाफ भड़का रहे हैं। फौज में बगावत भड़काना, इससे बड़ा देशद्रोह संभव नहीं है। आप कश्मीर यात्रा से लौट के आते हैं तो कहते हैं कि कश्मीरी औरतों का फौजियों ने और तमाम लोगों ने रेप किया है, उसके बाद आप इसका जवाब नहीं देते हैं। आप ऐसी एक जगह बता दें जहां आपने भड़काने के अलावा कोई दूसरी बात की हो। मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। नॉर्थ को साउथ से लड़ा दो, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ा दो, फौजियों को फौजी अफसरों से लड़ा दो, कश्मीरियों को बाकी देश से लड़ा दो, पूरे देश में पेट्रोल छिड़कने की बात करो। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें आज जेपी नड्डा की चिट्ठी में नहीं है। मैं वो बातें कह रहा हूँ जिनका किसी भाजपा, किसी मोदी और किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारे आपके और आम देशवासियों के लिए है। जो आदमी खुलेआम देश के हर हिस्से में, कभी भाषा के आधार पे, कभी खान पान के आधार पे, कभी वेशभूषा के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी क्षेत्र के आधार पे, कभी वर्ग के आधार पे सिर्फ दंगे भड़का रहा हो, और खुद ही खुलेआम ये भी कह रहा हो कि साहब पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस एक दिया सलाई की देर है। मैं नहीं जानता कि बिट्टू ने क्या कहा, बिट्टू जाने। खड़गे जो कह रहे हैं, खड़गे खड़गे के इतराज से खड़गे जाने। पर मैं एक बात कहता हूं, अगर ये आतंकवाद नहीं है मनविंदर जी, तो फिर क्या आतंक? अब आ सही जाते कहते हैं खड़गे साहब की चिट्ठी पे। हैं जी। खड़गे ने चिट्ठी लिखा कि साहब राहुल गांधी को शिवसेना के एक विधायक ने उनकी जबान काटने की बात करी, और राहुल गांधी पे बहुत खतरा है। खतरा है राहुल गांधी पे, लेकिन विदेश जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी छोड़ देते हैं, किसी को पता ना चले हम कहाँ जा रहे हैं। डोनाल्ड लू से बयान के बाद ये एक हफ्ते और विदेश में रहे, किसी को नहीं मालूम कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, क्या कर रहे हैं। साल में 65 बार, एक साल में नहीं, हर साल 65 बार विदेश जाते, आरटीआई बताती है। हर साल मतलब महीने में 5 बार विदेश जाते हैं।
मैं तो कहता हूँ विदेश मंत्री तो बहुत दूर की बात है, इंडियन एयरलाइंस के जो पायलट है जो विदेश जाते हैं, महीने की 5 ट्रिप तो वो विदेश नहीं करते। एयर होस्टेस प्रदेश 5 ट्रिप नहीं करती इंटरनेशनल एयरलाइंस की। ये बंदा कर क्या रहा है 5 बार विदेश जाके? आप सोच के देखिए। बहरहाल, उसके बाद वो ऐसा कहते हैं खड़गे जी, तो जेपी नड्डा ने आज ज़माने बाद एक झन्नाटेदार जवाब दिया है, जो भाषा हमको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। तो 110 गालियाँ दी हैं साहब आपने मोदी को। और ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत सबसे पहले होती है 2014 से, जब सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर और फिर तो नाली का कीड़ा, नीच, चोर, डकैत, गद्दार, देशद्रोही, खून की दलाली, डंडे से मारेंगे, संसद में कह रहे थे प्रधानमंत्री को डंडे से मारेंगे। अगर ये मोहब्बत की दुकान है तो फिर फिर नफरत की दुकान है क्या मनिंदर जी? अगर ये आतंक नहीं है तो फिर आतंक है क्या? बहुत बढ़िया जवाब दिया है जेपी नड्डा ने, बहुत शानदार जवाब दिया है। वो अलग बात है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया और ट्विटर से उतरकर जमीन पर आना पड़ेगा। आपके एक विधायक ने एक बात राहुल गांधी को कही और सारे कांग्रेसी जितने भी हैं बचे खुचे जमीन पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। हमारे प्रयागराज से लेके दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं 110 गालियां दी, आप क्यों नहीं जमीन पे उतरे? आपको किसने रोका था जमीन पे उतरने से? आप सोच कर देखें, सिखों के लिए इतनी बड़ी बात कह डाली राहुल गांधी ने कि भारत में सिख गुरुद्वारे नहीं जाते, पगड़ी नहीं पहनते, कृपाण नहीं रखते। आपने तो सिखों का धर्म ही छीन लिया। पर क्या आपको भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतर कर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई? अरविंद केजरीवाल जो पंजाब को चला रहे हैं, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्हें शर्म आई, उन्हें दो तरह शर्म आनी चाहिए मनविंदर जी। अगर ये बात झूठ है, जैसा कि हम सब जानते हैं बकवास है, तो उन्होंने इसका खंडन करना चाहिए। और अगर खंडन नहीं किया, ये बात सच है, तो तुम कैसे मुख्यमंत्री हो यार पंजाब के? अगर तुम पंजाब के मुख्यमंत्री हो और तुम्हारे रहते लोग पगड़ी नहीं पहन पाए, तुम्हारे रहते लोग मंदिर वो गुरुद्वारे नहीं जा पाए, कृपाण नहीं रख पाए, तो शर्म से डूब के मर जाओ। अरे कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो भाई, या तो तुम पंजाब के मुख्यमंत्री रहते इस बात को स्वीकार करो कि हाँ, यहाँ पर लोगों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, पगड़ी नहीं पहने दिया जा रहा। और अगर नहीं स्वीकार करते तो फिर खंडन करो, कहो कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी आतंक फैला रहा है, राहुल गांधी देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने बात की कि भगवंत मान ने क्यों नहीं इसको खंडन किया, इसका केजरीवाल ने क्यों नहीं खंडन किया। तो जो राहुल गांधी ने कहा उसको तो ग्लोरीफाई किया ना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, और ये सब आतंक उसी। आतंकवादियों से सर्टिफिकेट ले रहे हो, इसी में शर्म से डूब के मर जाओ यार। जी। कम से कम राहुल गांधी को यही कहना चाहिए था कि मुझे आतंकियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पर उनके तो सारी बातें आतंकवादियों से ही सर्टिफाइड होती हैं। जैसे हम लोग बचपन में मनविंदर जी, मानिए हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट होते थे, तो उसको किसी से सर्टिफाई कराना होता था, तो कहते थे गेस्टेड ऑफिसर के पास जाओ, वो जी। लिख के देता था सर्टिफाइड एज ट्रू, सत्य प्रमाणित, दस्तखत करता था। इस तरह कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी हर बात प्रमाणित तो सर्टिफाई कराने के लिए पाकिस्तान के पास और चीन के पास और खालिस्तान के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तानी एम्बेसी से चिट्ठी जारी होती है कि राहुल गांधी को आम भेज रहे हैं फॉर टू हूएवर इट मे कंसर्न। जी। जी। पाकिस्तानी सांसद, विधायक और मंत्री ट्वीट करके राहुल गांधी को उम्मीद करते हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी को हरा दो। मणिशंकर अय्यर जाके लाहौर और कराची में भाषण देते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करे तो हम मोदी को हटा देंगे। क्या मदद करेंगे यार? पिद्दी ना पिद्दी के शोरबा, आटे के लिए मर रहे हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। राहुल गांधी जाके यूरोप और अमेरिका में कहते हैं, पिछले दौरे पे उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को भारत में दखल देना चाहिए।
बाहरी ताकतों का देश में दखलंदाजी करने के लिए आह्वान करना, बुलावा देना देशद्रोह की क्लासिक परिभाषा है। दिस मैन शुड बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स, ही इज अ थ्रेट टू द नेशन। मनविंदर जी, अ, आपकी बात से मुझे ध्यान आया, ये आप पन्नू का लेटर देखिए। इसको आप देख चुके होंगे, दर्शकों को दिखा रही हूँ मैं। इसमें ये कह रहे हैं कि जहाँ राहुल गांधी बात कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे उनके लोग भी थे। गॉट इट? एंड अब आप इस ट्वीट को देखिए सर ध्यान से। इसमें कुछ चीज़ें गुरमुखी में लिखी हुई हैं, मैं वो आपको पढ़ के बताती हूँ हिंदी में। सिख जत्थेबंदियों को ठोक करके जवाब, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से, थैंक्स टू सिक्स फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग आप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पंजाब। अब आगे वो पंजाबी में फिर से लिखा हुआ, विरोधियों का आपके खिलाफ बायकाट का प्रोपोगंडा नहीं चलेगा, इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगा। सिख फॉर जस्टिस ने ये बात साफ कर दी है। अब इसे आप किस तरीके से लेते हैं? ये जो इलेक्शन हो रहे हैं हरियाणा में, भाई पन्नू तो और बता चुका है कि मैंने 130 करोड़ रुपए दिए थे अरविंद केजरीवाल को, और बदले में उन्होंने आतंकवादी भुल्लर की रिहाई का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल ने भुल्लर की रिहाई का प्रयास भी किया, गवर्नर और राष्ट्रपति को चिट्ठियां भी लिखी। तो आपके पास तो ओपन एंड शट केस है। एक आतंकवादी बता रहा है कि हमसे 130 करोड़ रुपए ले गए थे आतंकवादी भुल्लर की रिहाई के लिए, और केजरीवाल की चिट्ठी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये सब उठा के जेल में डाल दे साहब। आप कहाँ ईडी पीडी लगा रहे हो? सब देशद्रोही है, देशद्रोह का चार्ज बन रहा है इन पे, और बन नहीं रहा है, जी, साबित हो रहा है, जी। साबित हो रहा है। और बिट्टू की बात पे इनको इतनी मिर्चें लग गई हैं कि सड़कों पर आ गए हैं ये। बिट्टू की बात पे इसलिए मिर्ची लग गई है कि जिस तरह का आतंक का माहौल इन्होंने बना कर रखा है, जिस तरह की आतंक की बातें और धमकियां ये लगातार दे रहे हैं, बिट्टू ने उसको परिभाषित कर दिया। बिट्टू ने उसको एक शब्द में डिफाइन कर दिया, आतंकवादी कहकर। याद रखें, मिर्ची सच में ज्यादा लगती है। नहीं, बिट्टू ने भी जो है किसी का नाम नहीं लिया। उसने कहा कि जो लोग गोला बारूद दे रहे हैं, जो लोग हथियार दे रहे हैं, उनके साथ ही खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने लास्ट में कहा है कि गोला बारूद, पहले मैं बताते चलूं अपने दर्शकों को कि गोला बारूद और हथियार की बात बिट्टू कह क्या रहे थे। शेख हसीना जब से हटी हैं, खालदा जिया का जब से वहां पे सत्ता लौट रही है और वो ताकत में नजर आ रही हैं आपको, खालदा जिया की पार्टी के रहते हुए बांग्लादेश से हमारे आसाम में जो उल्फा उग्रवादी हैं उनके लिए 10 या 12 ट्रक गोला बारूद आया था। ये ये जो हथियार और गोला बारूद है, ये खालिदा जिया के लड़के ने भिजवाया था हमारे देश में उग्रवाद भड़काने के लिए, और ये खालिदा जिया के लड़के के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी उससे मुलाकात कर रहे हैं, बिट्टू का इशारा उस तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, अरविंद केजरीवाल की बात छिड़ी है। तो अरविंद केजरीवाल तो बेचारे सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के नीचे एकदम दब गए हैं। बंगला चला गया, गाड़ी छूट गई, और जो है हरियाणा का चुनाव भी है। उससे पहले दिल्ली में भी साख जो है उनकी दांव पे लगी हुई है। तो क्या कहते हैं, क्या हो गया ये केजरीवाल के देखिए, साथ? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल बंगला छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट की शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे। पर ये शर्त तो पिछले कई महीनों से, जब से वो जेल में है तब से चल रही है मनविंदर जी। वो बेशर्मी के साथ पद से चिपके हुए हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल कर आए, देखिए जब ये जेल गए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी से एक सर्वे कराऊंगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। वो सर्वे मनविंदर जी केवल 2 दिन चला, 2 दिन। 2 दिन में इनके पार्टी वाले जहां गए, लोगों ने कहा बे रिजाइन करो यार, क्या तमाशा मचा रखा है। उसके बाद सर्वे बंद हो गया, उस सर्वे की कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब केजरीवाल बाहर निकल के आते हैं और उनको समझ में आता है कि 5 महीने बाकी हैं चुनाव में, और वो अपनी विश्वसनीयता अब पूरी तरह खो चुके हैं। जो कट्टर बेईमान की उनकी छवि थी, वो जो कट्टर ईमानदार की उन्होंने छवि बनाई थी, वो कट्टर बेईमान में बदल चुकी है।
5 महीने बाद चुनाव है। अब उनको मालूम है कि अब उनको वोट वही देगा जो एक तो वो जो फ्री बिजली हो, पानी का लती हो, और या वो जो मुस्लिम समुदाय जो को जिससे भाजपा को हर हालत में हराना है। केजरीवाल को समझ में आया होगा कि मैं बाजी लूज कर रहा हूं, वरना जिस शीश महल में उनकी जान बसती है, जिसके लिए वो बच्चों की कसम खा के मुकर गए, जिसके लिए उन्होंने अरबों रुपए लगाए, जिसमें ट्रेडमिल लगाने के लिए अपने बच्चे को वो 10 लाख रुपया महीना देते हैं, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिस शीश महल को लेके केजरीवाल के मुंह पर कालिक पुत गई, उसकी उसमें उनकी आत्मा बसती है। अगर आज उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई शर्त है, मनविंदर जी, आज वो उसको छोड़ने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि केजरीवाल भयभीत है, केजरीवाल डरे हुए हैं कि 5 महीने बाद क्या होने वाला है। केजरीवाल को अपना भविष्य नजर आ रहा है। ये केजरीवाल का एक और स्टंट है, एक और ड्रामा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका आखिरी ड्रामा साबित हो। आगे अभी तो हरियाणा के चुनाव हैं, इस पे भी थोड़ा सा बताइए। दिल्ली की बात बाद में हरियाणा का करते हैं। चुनाव क्या है भाई? आप अभी इन्होंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े थे। तेलंगाना लड़ा था, छत्तीसगढ़ लड़ा था, राजस्थान लड़ा था, मध्य प्रदेश लड़े, कई लड़े थे। एक भी राज्य में इनको नोटा के भी आधे वोट सब में मिले। ये नोटा के बराबर वोट नहीं मिले, नोटा के भी आधा प्रतिशत नोटा था तो 4.5% इनके वोट थे। पर किसी ने केजरीवाल से पूछा किसी ने कि तुम तो यार इतने स्टेट्स में चुनाव, ये नॉर्थ ईस्ट मेघालय तक जाके चुनाव लड़ते हैं, वहां मेघालय नॉर्थ ईस्ट के 3-4 राज्यों में लड़ रहे हैं। किसी ने पूछा केजरीवाल से तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि तुम 22 स्टेट में चुनाव लड़ रहे हो? हर स्टेट में हार रहे हो, हर स्टेट में हार रहे हो, और हार नहीं रहे हो, जमानत नहीं जब्त हो रही, नोटा भी नहीं मिल रहा है तुम। पिछली बार जब केजरीवाल 2014 में चुनाव लड़े थे हरियाणा में, तो उनको आधा प्रतिशत वोट मिला था। 2019 में 1%। वो इसी में खुश थे, हमारा वोट डबल हो गया, आधे से 1 हो गया। अगर फिर डबल हो गया तो 2% हो जाएगा। केजरीवाल देखिए, ये सब इनका एक ड्रामा है। अब जैसे इस समय संजय सिंह कह रहे हैं केजरीवाल ने बंगला छोड़ दिया, उनकी सुरक्षा को खतरा है। कैसे सुरक्षा को खतरा है यार? कैसे सुरक्षा को खतरा है? कौन सा केजरीवाल पे ट्रम्प की तरह गोली चल गई? अभी ये एक ड्रामा और हो जाएगा, अभी किसी इन्हीं का कोई बंदा आएगा, एक थप्पड़ और मार देगा, मुंह पे कालिक पोत देगा, यही खतरा बताएंगे। ये ड्रामा, ये नौटंकी फिर शुरू हो जाएगी। इस नौटंकी के पीछे आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं संजय सिंह ने कही है कि ये छोड़ने वाले हैं, उसको वो छोड़े ना, जाने के शीश महल में ही रहे, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी को खतरा है। ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ रहे हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं? वो अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति बता रहे हैं। खुद वो अपने को भगत सिंह कहते हैं, और उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज इनको भगवान राम कहते हैं। आतिशी मारलेना को भरत कहते हैं। तमाशा बना के रख दिया है इन नौटंकीकारों ने। मतलब एक कॉमेडियन को मुख्यमंत्री बनाया है पंजाब में, पर पूरे भारत में कॉमेडी ये लोग फैला रहे हैं। मतलब सिंसियरली डिस्गस्टिंग पार्टी एंड डिस्गस्टिंग लीडर। मैं क्या कहूं, मैं कभी किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं सोशल मीडिया पर, परंतु केजरीवाल को लेकर मेरे दिल में कोई हिचक नहीं है। जहां तक आतिशी मार लेना की बात है, तो साहब आप सोचें मनविंदर जी कि कितने कट्टर वामपंथी होंगे उनके माँ बाप कि अपनी जी। बिटिया के नाम को कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नाम से मिला के रख दिया, मार्क्स और लेनिन जी। के नाम से मार लेना कर दिया उसका नाम। कितने कट्टर होंगे। जब इनकी माँ की आप चिट्ठी देखें अफजल गुरु को बचाने के लिए जो उन्होंने लिखी जी। थी, जी। उसमें उन्होंने कहा था हिंदूवादी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर इस देश में, बात सुने, हिंदूवादी और राष्ट्रवादी इन दोनों ने मिलकर इस देश में मानवाधिकार का खात्मा, ह्यूमन राइट्स का खात्मा कर दिया है। इनको राष्ट्रवाद से भी दिक्कत है, इनको राष्ट्रवाद से भी दिक्कत है। मैं आपके आज शो पे 5वीं या 6ठी बार कह रहा हूं मनविंदर जी, इन सबको जेल में होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। बात अगर आतिशी की कर रहे हैं, तो आतिशी के माता-पिता का नाम तो कई और लोगों के साथ भी जुड़ रहा है। ऐसा एस.ए.आर. गिलानी, इनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। ये अब चीज़ें स्वाति मालीवाल जो हैं निकाल के बता रही हैं।
ऐसा नहीं, मालीवाल बता रही है, पहले भी चिट्ठी लिखी थी, तब भी लोगों को मालूम था। गिलानी से लेके अफजल गुरु तक सबसे इनके संबंध रहे हैं। दिल्ली के दंगे में जितने लोग चिन्हित हुए हैं, उन सबसे इनके संबंध रहे हुए हैं। ये पूरा एक कवाल है, किसी भी पार्टी में हो, अलग अलग जगह हो। आतिशी मार्लेना के माँ बाप से लेकर, प्रशांत भूषण से लेकर, योगेंद्र यादव से लेकर, ये पूरा एक आपको लंबा चौड़ी एक फोर्स नजर आती है, जो कहीं ना कहीं भारत के हितों के खिलाफ काम करती हुई नजर आती है। अब टोटलिटी में आप आम आदमी पार्टी को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी चीजें ने सामने है। कमाल सीएम कमाल तो उन्होंने केजरीवाल। किया भाई। दिल्ली पे कब्जा कर लिया, एक बार नहीं, दो दो बार कब्जा कर लिया। कमाल तो किया उन्होंने। कहते हैं काठ की घांडी दो बार नहीं चढ़ती, पर केजरीवाल तो वो काठ की हांडी है जो कई बार चढ़ चुके हैं। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज की एक अति होती है, और केजरीवाल फाइनली उस अति तक पहुंच चुके हैं। या जैसे हमारे यहाँ सनातन में कहते हैं, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा, देखिए लोकसभा में तो हर बार 3 बार से 7 आउट ऑफ 7 हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। आतिशी मारलेना ने जो पहला चुनाव लड़ा था 2020 में, 19 में, उसमें 5 लाख वोट से हारी थी, गौतम गंभीर से। हुआ तीसरे नंबर पे आई थी। तो आतिशी मारलेना को तो बनाया ही गया इसलिए मुख्यमंत्री कि वो आम आदमी पार्टी की सबसे कमजोर वोट है। अभी पिछले साल तो मंत्री बनी जब सिसोदिया जेल गया, तब तक तो उन्हें मंत्री पद के योग्य भी नहीं माना गया। आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया इसलिए गया है कि उनका जो वामपंथी बैकग्राउंड है, केजरीवाल को मालूम था वो निशाने पे आएगा। केजरीवाल को मालूम है कि सबसे कमजोर कड़ी है। केजरीवाल को एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनका विकल्प ना बन सके। पर राजनीति बड़ी चीज है। नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी का चुनाव किया था, तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मांझी इतनी जल्दी इतने बड़े नेता हो जाएंगे। जी। अब आतिशी की भी तो नजरें फिर सकती हैं, पढ़ी लिखी है। जब स्वाति मालीवाल ने रिजाइन नहीं दिया केजरीवाल के कहने पे, तो आगे चल के यहाँ भी कोई ऐसा खेल हो सकता है। संजय सिंह ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। खेल देखे, खेल होता है, क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत नहीं आता, तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बस एक लाइन में समझ लीजिए इसको। नहीं लगता आपको कि केजरीवाल इज जस्ट फिनिश? ये जो अब बाहर आए हैं कोर्ट से, क्योंकि अगर इनकी पार्टी खुदा ना खास्ता जीत भी जाती है, तो इनके लिए आगे तो कुछ है नहीं। करेंगे क्या ये? एक केजरीवाल जो परसेंट केजरीवाल जो फिनोमिना बन के उभरे थे, केजरीवाल जो करिश्मा बन के उभरे थे, वो फिनोमिना, वो करिश्मा खत्म हो चुका है। केजरीवाल जो नेता हैं, वो अभी भी है, और नेता तो हमेशा रहता है, हमेशा जीतता है। आप देखिए, राहुल गांधी 55 चुनाव हार के भी नेता है। अखिलेश यादव 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, दोनों नगर निगम हारे, आजमगढ़ हारे, रामपुर हारे, कन्नौज हारे, बदायूं हारे, फिर भी नेता है। 37 सीट मिल गई, अब तो पूछिए नहीं। तो नेता तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो उनका करिश्मा था, जो वो फिनोमिना थे, वो खत्म हो चुका है मनिंदर जी। सही कह रहे हैं। एंड ऑफ दिस शो, 100 दिन की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम बम फोड़ दिया, वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा करके। वन कैसे नेशन वन देखते हैं नेशन इसको? वन इलेक्शन में देखिए सिर्फ इतना होगा कि जैसे सब आप देखिए ना, अभी जैसे आप कर्नाटक में कांग्रेस के आप विपक्ष के हिसाब से देख रहे हैं, आप कर्नाटक में जो वादे किए आप पूरे नहीं कर पाए, आपको हिमाचल में करने पड़े, हिमाचल वाले पूरे नहीं हो पाए, आप हरियाणा में कर रहे हैं। तो ये सब तमाशा खत्म होगा। एक बार आप वादे कर दे 5 साल तक, उसके बाद जो जंग का मैदान होगा, वो केंद्र में पार्लियामेंट होगा और राज्यों में विधानसभा होगा। इसके बाहर जंग होनी भी नहीं चाहिए, इसके बाहर जंग होनी भी नहीं चाहिए। तो ये जो समय समय पे आप अपने बयान बदलते रहते हैं, इस राज्य में ये बोलते हैं, उस राज्य, एक बार में आपको अपनी बात बोलनी पड़ेगी। एक बार में आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, और वही स्टैंड आप बार बार बदल नहीं पाएंगे।
विपक्ष को ये सूट नहीं कर रहा है। विपक्ष जानती है कि साहब हम हर प्रदेश में अलग बयान देते हैं। राहुल गांधी केरल में जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर उनको एक साथ सब जगह चुनाव हो रहा है तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए वो उसका विरोध कर रहा है। लेकिन कैबिनेट से पास हो गया है। अभी तो एक लंबा रास्ता है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे यहाँ पहले जो शुरुआती चुनाव ऐसे ही होते थे। मेरे ख्याल से ये जी। 1960 के आसपास आके ये मामला तक बदल तब गया। तक यही सिस्टम था। अभी हाँ, तो शीतकालीन बाद में मामला बदला है। अभी तो इसमें बहुत रास्ता तय होना बाकी है मनिंदर जी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगले उसको अगले कैबिनेट में सेशन पास में करके भाजपा ने झटका तो दे ही दी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें महबूबा को भी ये मंज़ूर है, शरद पवार, नीतीश कुमार ये सब बता रहे हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन इंडी ब्लॉक को इसमें बहुत सारी खामियाँ नज़र आ रही हैं। इस पे मैं एक कंप्लीट टिप्पणी चाहूँगी आपसे। मैंने अभी बताया ना कि विपक्ष को लग रहा है कि साहब आप टुकड़े-टुकड़े में चुनाव करते रहिए, हर साल 3-4 चुनाव करते रहिए, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को लगातार उलझाए रहेंगे, किसी न किसी स्टेट में। अगर सोचिए अगर प्रधानमंत्री मोदी को 5 साल बिना चुनाव के मिल गए होते एको बार, तो क्या करिश्मा हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि साहब आपको मोदी को या भाजपा को उलझाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, हर साल 4 चुनाव होते रहे। तो चूँकि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अभी आज मैं ओवैसी का बयान दे रख रहा था। वो कह रहे थे कि अगर 5 साल का समय मोदी को मिल गया तो फिर तो मोदी ही मोदी रह जाएँगे। ये है, डर खौफ़ इस बात का है। देखना है क्या होता है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को कैबिनेट में पास करके चिंता में तो अवश्य डाल दिया। एक आपसे बात जानना भूल गई मैं, राहुल गांधी इस समय हैं कहाँ? गायब है यही बिल्कुल आग जानकारी लगा भारत कर लौट के। आए। तो क्या वो मतलब अपनी मम्मा के पल्लू में छिपे हुए हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी? 10 जनपद से राहुल बाहर नहीं गांधी निकल रहे? युवराज हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, उनसे कोई सवाल आज तक आपने किसी को सुना कि राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड पे सवाल करे? आज तक आपने किसी को सुना कि राहुल गांधी से पेट्रोल छिड़कने पे सवाल करे? आज तक आपने सुना कि किसी ने राहुल गांधी से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल किया हो? राहुल गांधी से आप कुछ नहीं पूछ सकते हो। और आपने देखा है अभी विदेश में जब राहुल थे, तो सैम पित्रोदा से इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या वो अमरीकी सरकार के अधिकारियों से बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कोई बातचीत करेंगे? केवल इतनी सी बात के लिए उस पत्रकार को घंटों बंद रखा गया, उसकी गर्दन मरोड़ी गई, उसके उसके उसका फ़ोन खोलकर उसका पूरा डेटा डिलीट किया गया और क्या-क्या नहीं हुआ। तो राहुल गांधी से आप उन अपनी शर्तों पे बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी जब भगवान हैं, जब चाहेंगे प्रकट हो जाएँगे, जब चाहेंगे अंतर्ध्यान हो जाएँगे। अनुपम जी, आपने मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।